स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल दुष्ट ईश्वर का आगमन। कोड प्रिंस के वस्त्र में वापस आने वाले चेहरों ने कोड प्रिंस जैसी ही चीख निकाली। हर चेहरे पर कोड प्रिंस जैसा ही भयावह भाव था। तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम एक हास्यास्पद दुनिया में रह रहे हो जो दूसरे लोगों के कंट्रोल में है। अपने आप को भाग्यशाली समझो कि तुम्हारे जैसे मूर्ख को एक असली भगवान के आवरण को देखने का मौका मिला है। कोड प्रिंस ने अपना मुंह खोला जैसे कि वो कुछ खींच रहा हो। उसके लबादे पर बने चेहरे भी वही हरकत कर रहे थे। वे पागलों की तरह गहरी सांसें ले रहे थे, मानो वे पूरी दुनिया की नफरत को अपने अंदर खींच रहे हो। कोड प्रिंस को एक भयानक लाल रोशनी ने घेर लिया। उसका शरीर एक किशोर लड़के जैसा था, लेकिन अब यह तेजी से बढ़ने लगा। उसकी हड्डियां टूटने लगी। यह कहने के बजाय कि वह बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसके छोटे से शरीर से कुछ फूट रहा हो। आदर्श ने देखा कि मानव त्वचा से गहरा लाल मांस बाहर निकल रहा है। कोल्ड प्रिंस की त्वचा फट गई। यह कल्पना करना मुश्किल था कि उसके अंदर छिपा डीमन लगभग 10 मीटर लंबा था। यह आसानी से कोल्ड प्रिंस के शुरुआती आकार से 7 गुना बड़ा था। तो तुम एक राक्षस हो, आदर्श ने उस चीज को देखकर हंसते हुए कहा जो कोल्ड प्रिंस के शरीर से बाहर निकली। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से जलन होती है। तुम हमेशा इतने भोले होते हो। वैसे कहते हैं कि अज्ञानता परमानंद है। कि तुम कोल्ड प्रिंस की उत्पत्ति के बारे में जानते हो? कोल्ड प्रिंस की आवाज में ज्यादा बदलाव नहीं आया, हालांकि वो अब 10 मीटर लंबा हो गया। उसके माथे पर 2 सींग उगाए जिनके बीच में एक आंख लटक रही थी और दूसरी 2 आंखों से अलग रोशनी उत्सर्जित करती थी। मुझे एक राक्षस की कहानी में क्यों दिलचस्पी होने लगी जरा, जो कि मरने वाला हो। आदर्श ने अपनी 2 लपटों को बुलाया। फ्लेम मेले महारानी का सिलहोट उसके पीछे दिखाई दिया। उसकी लपटों की पवित्र रोशनी ने अंडरवर्ल्ड के जीवों को जल्दी से कुछ दूर जाने के लिए मजबूर किया। ओसिरिस खोंसू को मारना चाहता था, लेकिन चालाक महिला ने अपने भाग्य से बचने के लिए त्रिभुज आयामी दर्पण का यूज किया, जिससे उसकी जगह अनगिनत लोगों को पीड़ा हुई। क्या दुनिया के वर्तमान शासक खोंसू की तरह ही नहीं है? क्या आपको लगता है कि उन्होंने जो किया वो खोंसू से बेहतर था? पहला कोल्ड प्रिंस बहुत नौकर था जिसने त्रिभुज आयामी दर्पण को टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर भी अंत में दुनिया ने उसे तिरस्कृत किया। शासक भले ही घृणित हो, लेकिन लोग किसी दया के पात्र नहीं। उन्होंने अज्ञानता को न्याय मान लिया और उन्होंने आंख मूंद कर उस तथाकथित शांति और सद्भाव का अनुसरण किया जो उनके शासक उन्हें ला रहे थे। क्या तुम्हें नहीं पता? यह वैसा ही है जैसे चरावाह अपने पशुओं को मारने से पहले उन्हें सांत्वना देता है। सबसे मजेदार बात यह है कि अभी भी तुम्हारे जैसा कोई है जो इस विकृत दुनिया को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मुझे कहना होगा, मैं वास्तव में प्रभावित हूँ, कोड प्रिंस ने व्यंग्य किया। ठीक है, यह सिर्फ एक कारण है। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है। आदर्श की दुनिया को हिला देने वाले उन विचारों की परवाह नहीं थी जिनके बारे में कोल्ड प्रिंस बात कर रहा था। अगर रेड कार्डिनल के पास किसी भी तरह की मान्यताएं नहीं होती तो वे इतनी सारे अनुयायी कैसे जुटा पाते? हर रेड कार्डिनल स्पष्ट रूप से बुरे लोगों के बीच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, और वे अपने द्वारा किए गए बुरे कामों को दूसरों के जीवन के लायक पवित्र कारण के रूप में आसानी से उचित ठहरा सकते थे। अगर कोई इसे तर्क से समझने की कोशिश करे तो यह उचित और विश्वसनीय लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वे केवल मानव स्वार्थ और लालच का शिकार थे। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? रेड कार्डिनल ने आदर्श की तरफ देखा। उसके अजीब चेहरे पर एक बेहद नकली मुस्कान थी। यह सब कहने का क्या मतलब है? आदर्श ने कोई हरकत नहीं की। उसका डीमन खून अभी भी अवेक हो रहा था, इसलिए वह अभी भी अपना समय ले रहा था। इसके अलावा कोल्ड प्रिंस का भागने का कोई इरादा नहीं था। लड़ाई को रेड कार्डिनल की मौत के साथ समाप्त होना था, जब तक कि कोल्ड प्रिंस के पास वास्तव में उससे मुकाबला करने की शक्ति न हो। मैं तुम्हें यह और दिखा सकता हूँ, कोल्ड प्रिंस ने कहा। तुम खुद को मौत का देवता कहते हो?
लेकिन मैंने हाल ही में ग्रीस में तथाकथित मौत के देवता को बुरी तरह पीटा है। मुझे आश्चर्य है कि तुम जिस देवता का जिक्र कर रहे हो, क्या वह मेरी मुट्ठियों के सामने टिक पाएगा? आदर्श ने धीरे से अपनी मुट्ठी उठाई। 1 किलोमीटर तक फैली डीमन लपटें उसकी ओर इकट्ठा होने लगी, जिससे आदर्श की कलाई के चारों ओर एक शानदार चमक पैदा होगी। पहले कोल्ड प्रिंस ने अपने प्रति निर्देशित सभी नफरत से जो विश्वास की शक्ति अर्जित की, वह सबसे मजबूत शक्ति है जो मैंने कभी देखी है। मैं मृत्यु का असली देवता हूँ, कोल्ड प्रिंस चिल्लाया। मृत्यु का वास्तविक देवता। लोग अक्सर ऐसी किसी चीज को मौत कहते हैं जो मौत लाती है, और उन्हें डर लगता है कि वे मौत के देवता को नहीं हरा सकते। इस दुनिया में मौत के कई देवता थे, लेकिन ज्यादातर पागलों का एक समूह था जो सोचता था कि वे किसी बुरी शक्ति तक पहुंच प्राप्त करने के बाद सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। यह स्पष्ट था कि कोड प्रिंस को अपने द्वारा एकत्रित की गई दुष्ट आस्था की शक्ति पर गर्व था। 3 आंखों वाला अजीब दिखने वाला डीमन जो उसके अंदर से निकला था, उस ईश्वर का चित्रण था जिस पर वह पूरी तरह लगन से विश्वास करता। तब स्थिति बेहद सरल थी। आदर्श को बस अपने बल का उपयोग उस भगवान को कुचलने के लिए करना था जिस पर कोड प्रिंस विश्वास करता। कोड प्रिंस ने दावा किया कि दुनिया की नफरत ही उसकी ताकत का सोर्स है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह इसे केवल कर्स एलिमेंट की एक विशेष शक्ति के भेस के रूप में यूज कर रहा था, जिसे लोग पहचान नहीं पाए। वह अपनी शक्ति के हास्यास्पद सत्य को छिपाने के लिए किसी जटिल विश्वास का उपयोग कर रहा था। यह सिर्फ कर्स एलिमेंट की शक्ति थी। देवताओं के देवता होने का कारण यह था कि वे अपराजय थे, लेकिन आज आदर्श इस तथाकथित देवता को अपनी मुट्ठी से टुकड़े टुकड़े कर देगा। वह न केवल कोल्ड प्रिंस को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, बल्कि अतीत और वर्तमान में बुरे लोगों को भी नष्ट करने की कोशिश कर रहा था जो बुरे देवताओं की पूजा करते थे। वह उन्हें दिखाएगा कि जिन देवताओं की वे पूजा करते हैं वे कितने कमजोर हैं। उन्हें उनके किए गए पापों के अनुसार दंड दिया जाएगा। यदि सच में मृत्यु के बाद कोई दुनिया होगी तो वह नर्क होगी, जहां उनकी आत्माओं को अंतहीन यातना सहनी पड़ेगी। डीमन लपटे अपनी सीमा तक पहुंच गई। दुर्जय ऊर्जा को बाहर निकलने के लिए किसी रास्ते की सख्त जरूरत थी। कोल्ड प्रिंस के लिए आदर्श का धैर्य और नफरत भी अपनी सीमा तक पहुंच गई। वह इस विचार से भी नफरत करता था कि इस विपत्ति को एक सेकंड भी और जीवित रहने दिया जाए। डीमन उज्जवल फिस्ट। धुंधले आसमान में किरण चमकी, उसके बाद सूरज जैसी चमक दिखाई दी। चिलचिलाती गर्मी हर दिशा में एक अजय ज्वार की तरह फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप आग की आपदा आई और ज़ॉम्बीज की सेना और बाकी सब कुछ भस्म हो गया। फ्लेम विले एक्सप्रेस की छाया ने आदर्श को फायर एलिमेंट पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। 100 किलोमीटर के भीतर का सारा फायर मैजिक पूरी तरह से उनके नियंत्रण में था। जैसे ही उसने अपना मुक्का मारा, जमीन फट गई। हजारों ज्वलंत पिलर अंधेरे आसमान में उड़ गए, स्क्वायर ट्रैक मैदान पर मंडराते उदास बादलों को चीरते हुए। लावा और ज्वालामुखी की राख हवा में बिखर गई, जिससे जगह जगह जलते हुए जाल बन गए। चाहे कोल्ड प्रिंस स्क्वायर ट्रैक मैदान में कितनी भी तेजी से आगे बढ़े, लेकिन वह निंदा की लपटों से बच नहीं सकता था। फायर पिलर और आसमान को ढकने वाली लपटें धरती पर नर्क की तरह थी। 1 किलोमीटर के भीतर के अंडरवर्ल्ड के जीव पागलपन भरे उच्च तापमान के बीच तेजी से जलकर राख हो गए। यहाँ तक कि कमांडर लेवल के जीव भी चिलचिलाती लावा और आग के पिलरों की गर्मी और प्रभाव से बच नहीं पाए। वे केवल कीड़ों की तरह बिखरी राख में बदल गए। 1 किलोमीटर के भीतर अंडरवर्ल्ड के जीव अपनी जान बचाने के लिए भाग गए जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके बीच एक शक्तिशाली डीमन है। दुर्भाग्य से आदर्श का धैर्य कोल्ड प्रिंस के साथ खत्म हो गया, जिससे आसपास की ज़ॉम्बीज की सेना का भाग्य तय हो गया। आदर्श अपनी लपटों को कंट्रोल करने के बारे में चिंतित नहीं था। उसकी पहली प्राथमिकता कोल्ड प्रिंस को मारना था, लेकिन वह अंडरवर्ल्ड के लालची जीवों पर भी कोई दया नहीं दिखाएगा। इसके अलावा उसे डीमन एलिमेंट का उपयोग करने से हुए कर्ज का भुगतान करने के लिए उनके सोल रेमनेंट और सोल एसेंस की जरूरत थी। हे मेरे स्वर्ग, क्या क्या वे सब मर गए हैं? क्या वह व्यक्ति जो उड़ गया था वास्तव में मास्टर कोल्ड प्रिंस है? शैतान नगरी के मेंबरों और ग्रेट वॉल पर तैनात सैनिकों ने उस विनाश को देखा जो आग की लपटों और एक मुक्के से हुआ।
1 किलोमीटर के दायरे में अंडरवर्ल्ड का हर प्राणी मर गया। इसके लिए जिम्मेदार अस्तित्व कितना शक्तिशाली था। गर्मी ने मौत के ऑरा को दूर भगा दिया और ज़ॉम्बीज़ की सेना को वहीं जमने पर मजबूर कर दिया। ज़ॉम्बीज़ को बेरहमी से जलाने वाली लपटें जितनी भयंकर होती गई, रक्षकों के दिल में उतनी ही बड़ी उम्मीद जागी। उन्होंने दीवार की रक्षा करने की कसम खाई थी, लेकिन वे मरते दम तक उस पर डटे रहे। अगर वे अपने परिवार और लोगों को सुरक्षित निकालने तक अपनी ज़मीन पर डटे नहीं रहे, तो क्या अब तक की उनकी सारी कुर्बानियां बेकार नहीं हो जाएगी? यह जानकर कितना दुख और निराशा होगी कि वह परिणाम नहीं बदल सकते, भले ही वे इसके लिए मरने को तैयार हो। जादुई अग्नि बीकन अभी भी जल रहे थे, जो रक्षकों की अदम्य भावना का प्रतीक थे। जब राक्षसी लपटों ने अंडरवर्ल्ड के जीवों को चावल के भूसे की तरह जलाकर राख कर दिया, तो यह सैनिकों के दिलों में जलती आग के लिए एक बड़ी चिंगारी के रूप में काम किया। चूंकि वे अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार थे, इसलिए वे फालतू में मरना नहीं चाहते थे। वे चमकदार और झुलसाने वाले उल्कापिंड बन जाएंगे, जिन्हें पूरी दुनिया देख सकेगी। उनके निर्णय पर संदेह करना या डरना अनावश्यक था। भले ही वे अगले 10 या 20 साल तक जीवित रह सके, लेकिन वे अपने बाकी जीवन में केवल पश्चाताप में ही जिएंगे। अपने जीवन को जादुई अग्नि बीकन की कभी न बुझने वाली लपटों में न बदलने के अपने निर्णय पर पछताएंगे, ताकि दीवार एक सेकंड और खड़ी न रह सके। आदर्श, किला हमारे पास छोड़ दो। सुनिश्चित करो कि तुम उस कमीने कोर्ट प्रिंस को नर्क में भेज दो। आहन ने ज़ॉम्बीज़ की सेना के बीच आदर्श की लपटों को चमकते हुए देखा। उसने अपने पूरे जीवन में मौत से इतना निडर कभी महसूस नहीं किया। उसे इस अनुभव पर जीवन भर गर्व होगा। दीवार पर उससे कमजोर कई लोग थे, फिर भी वे सभी एक बात पर विश्वास करते थे, शैतान नगरी को समाप्त कर दिया गया है। दीवार खड़ी रहनी चाहिए, जादुई अग्नि बीकन की लपटें बुझनी नहीं चाहिए। हवा में एक मजबूत जानलेवा ऑरा और झुलसाने वाली लपटें छाई रही। डीमन आदर्श द्वारा फेंके गए हर मुक्के के परिणाम स्वरूप फायर एलिमेंट के विनाशकारी प्रहार हुए। दुष्ट विश्वास की ताकत में विश्वास करने वाले देवता और उनके विशाल राक्षसी शरीर आदर्श के लगातार अटैकों में डूब गए। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल डीमन आदर्श वर्सेस नकली मौत का देवता। बादलों के बीच से आग की लपटें उठती हुई आसमान में पहुंच गई। कोल्ड प्रिंस, जो अभी भी सींगों वाले एक भयानक डीमन के रूप में था, की लपटों के बीच से पीड़ा में चिल्लाया। उसका चेहरा लगातार दर्द से कांप रहा था, क्योंकि उसकी तीसरी आंख ने आदर्श पर एक विनाशकारी किरण फेंकी थी। विनाश की किरण बेहद सघन थी और आसानी से ठोस जमीन को चीर सकती थी, और तेजी से आदर्श के पास पहुंची जब वह अपनी लपटें छोड़ रहा था। आदर्श डगमगाता हुआ दिखाई दिया, जिससे उस जगह पर एक छवि बन गई। वह अगले ही पल कोल्ड प्रिंस के सामने प्रकट हुआ। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, जैसे कोई कैप उसके पीछे नाच रहा हो। राक्षसी बालों से ढका उसका चेहरा एक दुष्ट मुस्कान लिए हुए था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, उसका डीमन खून और भी बेचैन होता गया। डीमन के लिए सबसे ज्यादा मजा नजदीक से लड़ना था। कोल्ड प्रिंस उतना कमजोर नहीं था जितना आदर्श ने सोचा। इससे आदर्श को कोल्ड प्रिंस की तुच्छ मान्यताओं को तोड़ने से अधिक अवसर मिले। कोल्ड प्रिंस के शरीर पर अजीबोगरीब दरारें दिखाई दे रही थी। ये दरारें खुल गई, जिससे दर्द से गहराते हुए चेहरे दिखाई देने लगे। ये चेहरे हवा में उड़ गए और आदर्श को घेर लिया। वे उसे जिंदा ही खा जाने वाले थे। 10,000 विंग्स। आदर्श हवा में मंडरा रहा था। उसकी पीठ पर एक चौड़ी शानदार ज्वलंत पंख उभर आए। पंख 50 मीटर से ज्यादा लंबे थे, जितनी ऊंचाई महान दीवार की थी। पंख हजारों पंखों में बदल गए और मुड़े हुए भयावह चेहरों पर उड़ गए। विस्फोटों ने चेहरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिससे वे आदर्श के और करीब नहीं आ पाए। डीमन आदर्श ने पूरी स्पीड से डीमन हॉर्न कोल्ड प्रिंस की ओर गोता लगाया, और पलक झपकते ही डीमन हॉर्न कोल्ड प्रिंस की छाती तक पहुंच गया। उशाचिक रात शहरों अटैक। आदर्श आश्चर्यजनक रूप से पतली हवा में गायब हो गया। अगले सेकंड में यह क्षेत्र घने अंधेरे से ढक गया, जिसमें डीमन सींग वाला कोल्ड प्रिंस भी शामिल था। डीमन सींग वाले कोल्ड प्रिंस को आने वाले खतरे का पूरा एहसास था। वह जल्दी से भाग गया और 600 मीटर दूर भाग गया। हालांकि आदर्श की फ्यांडिश नाइट अपने लक्ष्य को ट्रैक करने में एक्सपर्ट थी। उसके डीमन खून के प्रभाव में इसकी क्षमताओं में काफी सुधार हुआ।
अंधेरे की मोटी जंजीरें दिखाई दी और एक प्राचीन डार्क एग्जीक्यूशन ग्राउंड का निर्माण किया। जंजीरों और कैंग्यूस ने डीमन सींग वाले कोल्ड प्रिंस को फंसा दिया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। अंधेरे क्षेत्र में 24 विशाल डीमन शैडो डीमन सींग वाले कोल्ड प्रिंस को घेरे खड़ी थी। उनमें से प्रत्येक डीमन सींग वाले कोल्ड प्रिंस से 3 गुना बड़ी थी, शैडो टाइटन की तरह। वे सभी शैडो एक्स पकड़े हुए थे। उनकी रूपरेखा कुछ हद तक कोल्ड प्रिंस के वर्तमान स्वरूप से मिलती जुलती थी। वे डीमन शैडो की तरह दिख रहे थे जो डीमन सींग वाले कोल्ड प्रिंस के शरीर से निकले थे और अपनी मूल सत्ता को दंड देने वाले थे। 2 दर्जन काली कुल्हाड़ियां एक साथ नीचे गिरी। भयंकर ऊर्जा एक प्रचंड तूफान की तरह अंधेरे में बह गई। कोल्ड प्रिंस दर्द से चिल्लाए क्योंकि ओवरलैपिंग शैडो कुल्हाड़ियों ने उस पर 24 घाव कर दिए। शैडो कुल्हाड़ियों द्वारा लगाए गए घाव और साध्य थे। कोल्ड प्रिंस ने बेतहाशा संघर्ष किया, लेकिन वह आदर्श के शक्तिशाली शैडो बंधन से मुक्त नहीं हो सका। शैडो कुल्हाड़ियों से लगातार वार सहने के अलावा कोल्ड प्रिंस कुछ नहीं कर सका। आदर्श और कोल्ड प्रिंस के बीच की लड़ाई दूर से ही दिखाई दे रही थी। आखिरकार उनके आसपास के सभी अंडरवर्ल्ड के जीव पहले ही जलकर राख हो चुके थे। टॉल स्पैरो, जो शैतान नगरी के मेंबरों का नेतृत्व कर रही थी, को विश्वास नहीं हुआ जब उसने देखा कि कोल्ड प्रिंस को उसके प्रतिद्वंदी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। टॉल स्पैरो ने अनुभव किया कि कोल्ड प्रिंस की शक्ति कितनी अजेय थी। शैतान नगरी की सभी महान शक्तियां कोल्ड प्रिंस के वर्तमान स्वरूप में उसके विरुद्ध संघर्ष कर सकती थी। तो ऐसा क्यों लगा कि कोल्ड प्रिंस के पास वापस लड़ने का मौका ही नहीं था? क्या उसके प्रतिद्वंदी को पीड़ा में चिल्लाना नहीं चाहिए था? मैं तुम्हारा मांस फाड़ दूंगा और तुम्हारी आत्मा को टुकड़ों में फाड़ दूंगा, कोल्ड प्रिंस गुस्से से चिल्लाया। दर्द आखिरकार कम हुआ जब कोल्ड प्रिंस का दिल गुस्से से फट गया। वह आदर्श की ओर झपटा और अपने भयानक आकार के पंजे को जोर से घुमाया। हवा में 3 तीखे खूनी लाल निशान उभरे। वे इतने तेज थे कि ज्यादातर लोग उन्हें देख भी नहीं पाते। आदर्श पीछे की ओर कूद पड़ा। जहां से वे पहले खड़े थे वहां 3 चौंकाने वाले निशान दिखाई दिए। ये घाव तेजी से आते रहे। उन्हें देखना मुश्किल था। देखने वालों को हर जगह सिर्फ खून की लाल रंग की रोशनी की चिलमिलाहट ही दिखी। पंजे कितने घातक थे इसका एकमात्र सुराग यह था कि जगह जगह घाव के निशान थे। आदर्श लगातार चकमा दे रहा था। इस बीच कोल्ड प्रिंस अपने पंजों को बेतहाशा घुमाने में खो गया था। वो अपनी चाल चलते हुए हंसता रहा, एक राक्षस जिससे अपना मानवीय स्वभाव खो दिया। आदर्श अचानक कुछ समय बाद रुक गया। उसकी रक्त लाल राक्षसी आंखों ने जंगली अटैकों के लिए एक निश्चित पैटर्न को पहचान लिया। वह जमीन पर रौंदता हुआ खुद को लाइटनिंग के एक ब्लैक बोल्ट में बदल रहा था। अविश्वसनीय स्पीड और कोणों पर कटाव के माध्यम से बुनाई कर रहा था। कोल्ड प्रिंस की तीसरी आंख चौड़ी होगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रतिद्वंदी वार को पार कर पाएगा। इसके अलावा वह लाइटनिंग के बोल्ट में निहित दुर्जय शक्ति से हैरान था। लाइटनिंग ड्रैगन की तरह चमकी और शैडो एक्सिस द्वारा छोड़े गए घावों पर उतरी। जैसे ही ऐसा हुआ, आसमान में घने बादलों से लाइटनिंग की जंजीरें तेजी से नीचे उतरी। लाइटनिंग बारिश की तरह बरस रही थी और उसी क्षेत्र में लगातार विस्फोट कर रही थी। न केवल कोल्ड प्रिंस की छाती आदर्श की लाइटनिंग से भेदी गई, बल्कि उसे लाइटनिंग के देवता से न्याय का सामना करना पड़ा जो आदर्श ने उसके लिए बेहद पहले से तैयार किए थे। लाइटनिंग के बोल्ट बेतहाशा गिरे। उनकी संख्या बेहद ज्यादा थी और वे अलग अलग रूपों में आए थे। जंजीरें, जाल, पंचे और किरणें थी। अनगिनत ज़ॉम्बीज लाइटनिंग की चपेट में आ गए और बिखरी हुई राख और फैलते धुएं में बदल गए। कितने प्राणी ऐसी प्रचंड लाइटनिंग की शक्ति को सहन कर सकेंगे? ग्रीस में मौत के देवता हेला अभी भी आदर्श के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते थे और स्फिंक्स तो जो दूर से लड़ाई देख रहा था शायद आदर्श से मुकाबला कर सकता था। लेकिन कोल्ड प्रिंस भले ही अपने बुरे विश्वास से ग्रस्त था, स्पष्ट रूप से अभी भी उनके लेवल पर नहीं था। परिवर्तन ने वास्तव में उसे उल्लेखनीय शक्ति प्रदान की, लेकिन झूठ तो झूठ ही था। दुष्ट विश्वास जैसी कोई चीज नहीं थी और केवल कर्स एलिमेंट के साथ एकत्रित नफरत और डर था। वह किसी व्यक्ति को भगवान बनाने के लिए काफी नहीं था। अगर डेमन आदर्श उसे इतनी आसानी से बर्बाद कर सकता था। आदर्श की लाइटनिंग से कोल्ड प्रिंस की त्वचा छिन्न भिन्न हो गई। उसका मांस पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया। एक को गंभीर चोट लगी थी जबकि दूसरे को कोई चोट नहीं आई। यह देखना आसान था कि लड़ाई में किसका पलड़ा भारी था।
शैतान नगरी के लोगों को लड़ाई देखने के बाद संदेह होने लगा। अंडरवर्ल्ड की सेना महान दीवार को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। जिस कोड प्रिंस को वे पूजा करते थे उसे एक अज्ञात अस्तित्व द्वारा पूरी तरह मिटा दिया जा रहा था, जो कहीं से भी प्रकट हुआ। वास्तव में जो चीज़ उन्हें शुरू से ही प्रेरित कर रही थी वह थी उनका लालच और स्वार्थ। वे मृत्यु के एक नकली देवता की पूजा क्यों करेंगे? अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। और किसी ने मुझसे कहा था कि मेरा एक चैनल है 1200 एपिसोड वाला। ऐसा कोई मेरा चैनल नहीं रहा है, वह दूसरे चैनल वाले चुरा लेते हैं, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। मेरा एक ही चैनल है टेलीग्राम पे, स्कूल ऑफ मैजिक सीज़न 2 SKH, और यूट्यूब पे पता ही है स्टोरीज SKH। स्केच मत पढ़ लेना, SKH अलग अलग अल्फ़ाबेट। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।